ठीक है जी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि लॉ को कैसे रीड करना है, राइट। मतलब किसी भी एक्ट को कैसे रीड करना है। तो ये आईसीएसआई का रेफरेंस रीडिंग मटेरियल है जो कि लेटेस्ट अपलोडेड है। अब इसके अंदर हमें लॉज सिर्फ लीगल एप्टीट्यूड में पढ़ने हैं, राइट। और लीगल एप्टीट्यूड का अगर हम सिलेबस देखते हैं तो कौन कौन से लॉज हमें पढ़ने हैं। तो जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें पढ़ना है, उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है हमें, फिर जी लॉ रिलेटिंग टू टोर्ट्स, उसके अलावा कहता है जी कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन मतलब कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, ये हमें पढ़ना है। फिर जी कंपनी लॉ हमें पढ़ना है, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनीज एक्ट 2013 की बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि MCA की वेबसाइट है mca.gov.in। ये वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, mca.gov.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाएंगे, जब आप मेन्यू देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक्ट्स एंड रूल्स, और एक्ट्स एंड रूल्स के अंदर ई बुक में आप जाएंगे तो ध्यान से देखिए, बहुत सारे यहाँ पर हमें एक्ट्स दे रखे हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, कंपटीशन एक्ट 2002, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, पार्टनरशिप एक्ट 1932। आ जाइए जी। तो सबसे पहले कंपनीज एक्ट 2013, ये आपके पास वेब पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर अब कंपनीज एक्ट 2013 भी दे रखा है, उसमें जो रूल्स बनाए गए हैं रूल्स भी दे रखे हैं, फॉर्म्स है जो कंपनी लॉ के अंदर वो भी दे रखे हैं, नोटिफिकेशंस जो टाइम टू टाइम इशू किए जाते हैं बाय MCA वो भी दे रखे हैं, ध्यान दीजिए। उसके अलावा जी सर्कुलर्स जो टाइम टू टाइम इशू किए जाते हैं बाय MCA वो भी दे रखे हैं। मतलब सारी चीज़ें एक ही जगह दे रखी है, आपको अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग वेबसाइट्स अलग अलग चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है कंपनी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। आ जाइए जी, किसी भी लॉ में सबसे पहला सेक्शन कौन सा होता है। देखिए किसी भी लॉ के कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है प्रीएम्बल। ध्यान से देखिएगा, प्रीएम्बल क्या होता है। देखिए यहां पर जैसे दे रखा है, ये प्रीएम्बल है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल। वन लाइनर, एक लाइन में ये बताने की कोशिश की गई है कि लॉ मेकर्स ने ये लॉ किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, उनकी इंटेंशन क्या है इस लॉ को बनाने की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया होता है, कहता है जी नेम। अब ध्यान से देखिएगा, मैं फर्स्ट सेक्शन ओपन कर रहा हूं। सबसे ऊपर क्या दिया होता है, कहता है जी नेम। फिर हमें बता रखा होता है कि कौन से ईयर में एक्ट पास हुआ था, कौन सा एक्ट था जो पास हुआ था। तो एक्ट नंबर 18 ऑफ 2013। अब जी सेंट्रल एक्ट है तो कहाँ पास हुआ होगा, पार्लियामेंट में पास हुआ होगा। तो पार्लियामेंट में 2013 में पास होने वाला ये 18वां एक्ट था, एक्ट नंबर 18। ठीक है, तो कैसे रीड करेंगे, पार्लियामेंट में 2013 में पास होने वाला ये कौन सा एक्ट था, 18th। ठीक है जी, किस डेट को पास हुआ था, कहता है 29 अगस्त 2013 से ये इफेक्टिव है, एक्ट इफेक्टिव है। आ जाइए, उसके बाद मैंने कहा वन लाइनर, एक लाइन में ये बताने की कोशिश की जाती है कि एक्ट क्यों बनाया गया, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। तो एक लाइन में बताया गया कि भैया कंपनीज से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं, मतलब 2013 से पहले जितने भी लॉ थे, इस एक्ट को लाने से पहले जितने भी लॉ थे, उन सारे लॉज को कंसोलिडेट करके एक लॉ बनाना।
और उन पुराने लॉज के अंदर जो भी अमेंडमेंट की जरूरत है वो अमेंडमेंट करके एक सिंगल लॉ बनाना। तो मेन मोटिव क्या था एक्ट का, कि पूरे इंडिया के लिए कंपनीज से रिलेटेड एक सिंगल लॉ बनाना जो कि हर तरह की कंपनीज पर एप्लीकेबल हो, और जो पुराने प्रोविजंस थे अगर उनमें कोई अमेंडमेंट की जरूरत है तो साथ साथ अमेंड भी करना। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रीएम्बल। अब जी अलग अलग लॉज के अलग अलग प्रीएम्बल्स होते हैं, सारे लॉज के प्रीएम्बल हम देखेंगे। सेक्शन 1 जनरली किसी भी एक्ट का, अच्छा जो भी एक्ट होता है हमारे पास उसको चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा होता है। एक्चुअल में सबसे ऊपर नेम, फिर उसके बाद प्रीएम्बल, फिर उसके बाद बॉडी। ठीक है, ये जो बॉडी है इसको चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा होता है। ये जो बॉडी होती है ना, यही एक्चुअल में मेन लॉ होता है। मतलब यहां पर जो लिखा गया है एक्चुअल में उसी को लॉ कंसीडर किया जाएगा। तो जी बॉडी इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स। जैसे अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 को देखते हैं तो आप ध्यान दीजिए कितने चैप्टर्स में पूरे लॉ को डिवाइड किया गया है। लास्ट चैप्टर क्या है हमारे पास, चैप्टर नंबर 29। तो कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है इन केस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, और चैप्टर्स को डिवाइड किया जाता है सेक्शंस में। अब हर चैप्टर में कुछ सेक्शंस हैं हमारे पास। जैसे अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास 2 अलग अलग सेक्शंस हैं। तो हर चैप्टर की अपनी एक हेडिंग होगी और हर सेक्शन की भी अपनी एक हेडिंग होगी, राइट। जो फर्स्ट सेक्शन होता है किसी भी चैप्टर में, मतलब जो किसी भी लॉ का फर्स्ट सेक्शन होता है। क्या आपकी आवाज कट रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज क्लियर है या नहीं है? बताइए आवाज क्लियर है या नहीं है? क्या क्लियर है, सब कट रही थी। ठीक है, तो ये चैप्टर्स को सेक्शंस में डिवाइड कर रखा होता है। अच्छा ये चीज़ याद रखिए, ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर में सेक्शन नंबर दोबारा से स्टार्ट होगा। जैसे चैप्टर 1 में 2 सेक्शंस है तो चैप्टर 2 में 3rd सेक्शन से स्टार्ट होगा। तो सेक्शन नंबर्स रनिंग में चलते हैं। ऐसा नहीं है हर चैप्टर में दोबारा सेक्शन 1 सेक्शन 2 स्टार्ट होगा। चैप्टर 2 के अंदर 22 तक सेक्शंस हैं, तो चैप्टर 3 के अंदर 23rd सेक्शन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सेक्शंस हमारे रनिंग में चलते हैं। आ जाइए जी, किसी भी मतलब लॉ के अंदर जो फर्स्ट हमारे पास सेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, कहता है जी शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन। मतलब ये एक्ट किस नाम से बुलाया जाएगा, शॉर्ट टाइटल। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड कंपनीज एक्ट 2013। ये एक्ट कहाँ पर एप्लीकेबल है, तो जी एक्सटेंट, कहता है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। फिर जी कमेंसमेंट, कब से एप्लीकेबल है, तो उन्होंने कहा देखिए जी जो फर्स्ट सेक्शन है वो तो इमीडिएटली एप्लीकेबल है। इमीडिएटली का मतलब 29 अगस्त 2013। और जो अलग अलग प्रोविजंस हैं एक्ट के, उनके लिए नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा ऑफिशियल गैजेट्स के अंदर कि कौन सा सेक्शन कब से एप्लीकेबल है। ठीक है,
और लास्ट में क्या बता रखा है, एप्लीकेशन, किस टाइप की कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल एक्ट। तो इन्होंने कहा जी हर तरह की कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट सेक्शन हमेशा क्या रहता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। इन्होंने कहा जी ये एक्ट हर तरह की कंपनीज पर एप्लीकेबल है, जो भी कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट होगी, और इवन बॉडी कॉर्पोरेट्स के ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, तो जनरली हर लॉ में सबसे पहले ये क्लियर किया जाता है कि भैया उस लॉ का नाम क्या है, वो लॉ कहाँ तक एप्लीकेबल है या पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, कब से एप्लीकेबल है, और किन किन टाइप की चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल है। तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन। ठीक है, फिर जी जो सेक्शन 2 होता है, जनरली किसी भी लॉ का वो डेफिनेशंस होती है। जनरली कह रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं है कि सेक्शन 2 डेफिनेशंस हो, बट जनरली सेक्शन 2 डेफिनेशंस होता है। डेफिनेशंस का क्या मतलब है, कहता है जी लॉ में बहुत सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो सेक्शन 2 में पहले ही क्लियर कर दिया जाता है किस वर्ड को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, किस वर्ड का क्या मतलब लेकर चलेंगे। जैसे अगर कंपनीज एक्ट 2013 में कहीं भी अब्रिज प्रोस्पेक्टस वर्ड यूज किया गया है, तो जी अब्रिज प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है। कहीं भी वर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज किए गए हैं, तो भैया कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात की जा रही है। कहीं भी वर्ड एपलेट ट्रिब्यूनल यूज किया गया है, तो भैया कौन से एपलेट ट्रिब्यूनल की बात की जा रही है। बहुत सारे एपलेट ट्रिब्यूनल है, लेकिन कंपनी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से किस एपलेट ट्रिब्यूनल की बात की जा रही है। तो सेक्शन 2 जनरली डेफिनेशंस होता है किसी भी लॉ का। ठीक है, मैं और भी लॉज आपके लिए ओपन करता हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिए। जैसे हमें पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, कहता है जी एक्ट का नाम, फिर उसके बाद प्रीएम्बल, प्रीएम्बल के बाद कहता है जी पूरे एक्ट को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला सेक्शन कौन सा दिया गया हमें, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, राइट। फिर जी सेक्शन 2 हमें कौन सा दे रखा है, इंटरप्रिटेशन क्लोज। अब पहले के जो लॉज होते थे ना, पहले के लॉज में डेफिनेशन वर्ड यूज नहीं किया जाता था, पहले के लॉज में इंटरप्रिटेशन क्लोज वर्ड यूज किया जाता था कि भैया लॉ में जो भी वर्ड्स दे रखे हैं उनको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, उनको आप कैसे रीड करेंगे, उनका आप क्या मीनिंग लेकर चलेंगे। तो पहले के लॉज में इंटरप्रिटेशन क्लोज दिया जाता था, मतलब एक ही है डेफिनेशंस। ध्यान से देखिए, इंटरप्रिटेशन क्लोज में भी क्या कह रखा है, कहता है इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन फॉलोइंग सेंसेस। तो कुल मिलाकर जो भी वर्ड्स या एक्सप्रेशन है, जैसे प्रपोजल का मतलब क्या लेके चला जाएगा, प्रोमिस का मतलब क्या लेके चला जाएगा, राइट। तो कुल मिला के सेक्शन 2 जनरली किसी भी लॉ का क्या होता है, डेफिनेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखिए, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, प्रीएम्बल, राइट। तो प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है, कहता है जी प्रीएम्बल में ये बताने की कोशिश की जाती है कि लॉ को बनाने के पीछे की इंटेंशन क्या है। फिर उसके बाद अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलग है, थोड़ा सा मेन लॉ है। यहाँ पर चैप्टर नहीं पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और यहाँ पर हम सेक्शन 1 नहीं बोलते, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। ठीक, बाकी जितने भी लॉज है उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, सेक्शंस। ठीक है जी। उसके अलावा हमें क्या दे रखा होता है लॉ के अंदर, कहता है जी सबसे लास्ट में बॉडी खत्म होने के बाद सबसे नीचे दे रखे होते हैं फिर हमें अलग अलग एनेक्स्चर्स, अटैचमेंट्स। कहता है ये अटैचमेंट्स जो है वो इन द फॉर्म ऑफ शेड्यूल भी हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एनेक्स्चर्स भी हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट्स, या किसी भी नाम से दिया जा सकता है इनको। ठीक है, फॉर्म्स के नाम से भी दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो है ये अटैचमेंट्स है। ठीक है जी। अटैचमेंट्स का मतलब क्या होता है,
कहता है जी मेन बॉडी के साथ, जैसे आपने 12th की बुक देखी होगी एनसीईआरटी की या किसी भी सब सिलेबस की आपने बुक देखी होगी, तो पहले चैप्टर्स दे रखे होते हैं, चैप्टर्स को डिवाइड कर रखा होता है अलग अलग हेडिंग्स में, राइट। यहाँ पर चैप्टर्स को डिवाइड कर रखा है अलग अलग सेक्शंस में। तो जी चैप्टर्स को अलग अलग हेडिंग्स में डिवाइड कर रखा होता है और बुक के लास्ट में अलग से पेजेस दे रखे होते हैं जहाँ सैम्पल पेपर्स दे रखे होते हैं। तो शेड्यूल्स को, एनेक्स्चर्स को, अटैचमेंट्स को, इनको हम कहता है जी वो क्वेश्चन आंसर सैम्पल पेपर्स कंसीडर कर सकते हैं कि भैया मेन चैप्टर में से ही रिलेटेड है बट मेन चैप्टर का पार्ट नहीं है। तो बॉडी से ही रिलेटेड है बट बॉडी का पार्ट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है, मान के चलिए यहाँ पर चैप्टर के अंदर हमें बताया गया 2 + 2 = 4 और जो सैम्पल पेपर हमें दे रखा है वहाँ पर हमें बताया गया कि जी 2 + 2 कितना होता है, हमसे पूछा गया और आंसर्स में दे रखा है 5, जबकि चैप्टर में क्या बता रखा है 2 + 2 = 4। तो कहता है यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, मिसमैच हो गया। तो उस केस में किसकी बात मानेंगे, चैप्टर की या जो पीछे मॉडल टेस्ट पेपर दे रखा है उसके आंसर्स को कंसीडर करेंगे। तो जैसे इन जनरल हम लोग चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को फाइनल मान के चलते हैं और ये मान के चलते हैं पीछे जो आंसर दे रखा है वो गलत दे रखा है। सेम केस लॉ में भी है, कहता है जो चैप्टर्स में दे रखा है वो ही रियल लॉ है, जो बॉडी में दे रखा है वो ही मेन लॉ है और जो अटैचमेंट्स में दे रखा है वो सबऑर्डिनेट लॉज है। सबऑर्डिनेट मतलब अगर इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है प्रोविजंस के बीच में, तो हमेशा जो बॉडी में दे रखा है वो ओवरराइड कर जाएगा। क्या ये ओवरव्यू क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, हमें कंपनी लॉ में बताया गया कि भैया किसी भी कंपनी को अपने अकाउंट्स जैसे कि बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो कैसे प्रिपेयर करने हैं, राइट। अब जी जब हम देखते हैं अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज वाले चैप्टर को, तो हमें क्या कहा गया कि जी आपको अपने अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे आपको मेंटेन करने हैं, यहाँ पर हमें सेक्शन दे दिया गया। अब खाली इनके कहने से तो हमें पता नहीं चल गया ना कि हमें कैसे अपने अकाउंट्स बनाने हैं, क्या क्या बैलेंस शीट में आइटम्स कंसीडर करनी है, क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आइटम्स कंसीडर करनी है। हम इन्हें कहेंगे कि भैया हमें फॉर्मेट दीजिए, हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट दीजिए कि कंपनी के केस में अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे। अब वो फॉर्मेट क्या सेक्शन के बीच में इंक्लूड कर देंगे? द आंसर इज नो। वो फॉर्मेट अलग से अटैच करेंगे। तो जी फॉर्मेट कहाँ अटैच किया गया, ध्यान दीजिएगा। देखिए शेड्यूल 3 जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी, राइट। तो बेसिकली फॉर्मेट कहाँ दिया गया, शेड्यूल 3 में दिया गया, ठीक है। तो शेड्यूल 3 क्या है, कहता है जी अटैचमेंट। अच्छा जैसे हमें कहा गया अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो जी यू हैव टू क्रिएट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक डॉक्यूमेंट बनाइए और वो डॉक्यूमेंट बनाकर आरओसी को सबमिट करवा दीजिए, ठीक है जी। और साथ में हमें कहा गया उसके अलावा आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी बनाना है, एक डॉक्यूमेंट, और वो बनाकर आपको ये 2 डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास सबमिट करवाने हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और हमें यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा कंटेंट भी बताया गया कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के क्या कंटेंट होने चाहिए, एमओए के क्या कंटेंट होने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर हमें एमओए का कंटेंट बताया गया कि जी एमओए के क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी शैल स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी,
द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, कैपिटल क्लोज होना चाहिए, उसके अलावा जी गारंटी क्लोज होना चाहिए, हमें ये सारी चीज बताई गई। लेकिन क्या आपको समझ में आ गया कि एमओए कैसे बनाना है? सिर्फ ये बताने से कि जी आपको एमओए कैसे बनाना है, क्या आप एमओए बना सकते हो? द आंसर इज नो। हमने कहा जी हमें फॉर्मेट दीजिए एमओए कैसे बनाना है, तो इन्होंने हमें फॉर्मेट दिया शेड्यूल 1 में। लो जी, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो आपको एमओए कैसे बनाना है, क्या क्या कंटेंट एमओए में होने चाहिए, ये देखिए हमें फॉर्मेट दिया गया कि जी हमें कहा गया था कि आपको क्या क्या बताना है एमओए में। नेम ऑफ द कंपनी, द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड, ऑब्जेक्ट क्लोज बताने हैं, लाइबिलिटी क्लोज बताना है। तो जी क्या कैसे बताना है, क्या वर्ड्स लिखने हैं, किस फॉर्मेट में बनाना है। अब यहाँ देखिए हमें फॉर्मेट दिया गया अलग से, अब हमारे लिए आसान हो जाएगा एमओए बनाना, राइट। तो ये जो अलग से जो फॉर्मेट्स दिए जाते हैं, अलग से जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, कहते हैं उनको अटैच कर दिया जाता है। तो दे आर द पार्ट ऑफ लॉ बट सबऑर्डिनेट टू द लॉ। मेन लॉ क्या है हमारा? बॉडी। अगर सेक्शन में कोई चीज क्लियर कट बता रखी है तो भैया हम उससे बाहर नहीं जा सकते, हमें सेक्शन की बात माननी पड़ेगी, चाहे अटैचमेंट्स के अंदर कुछ भी बता रखा हो, शेड्यूल में कुछ भी कह रखा हो, एनेक्स्चर्स में कुछ भी कह रखा हो, फॉर्म्स में कुछ भी कह रखा हो। लेकिन अगर चैप्टर ने मतलब सेक्शन ने, बॉडी ने हमें बता रखा है 2 + 2 = 4, तो चाहे शेड्यूल कह रहा है 2 + 2 = 5, तब भी हमें 4 ही कंसीडर करना है। क्लियर है जी? आ जाइए। ये जो एक्ट आपके सामने खुला हुआ है ना, इसे हम कहते हैं बेयर एक्ट। क्या बोलते हैं? बेयर एक्ट। बेयर का मतलब प्योर लॉ, अनअल्टर्ड। मतलब जो एज इट इज पार्लियामेंट ने पास किया, एज इट इज पास्ड बाय लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये प्योर एक्ट, बेयर एक्ट, सबसे रिलायबल सोर्स। आप किसी भी वेबसाइट पे कुछ पढ़ते हैं, किसी भी बुक में कुछ पढ़ते हैं, उसके अंदर ऑथर्स ने अपने खुद के ओपिनियंस इंक्लूड कर रखे होते हैं, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग इंक्लूड कर रखी होती है। तो वो प्योर लॉ नहीं है, लेकिन ये वो है जो स्टेट लेजिस्लेचर ने या फिर पार्लियामेंट ने पास किया है। इसका मतलब यही प्योर लॉ है और इसी के ऊपर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, आ जाइए। अब सेक्शंस को कैसे पढ़ना है हमें, सबसे बड़ी बात, सेक्शंस को, एक्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे पता चलेगा कि कब हमें सेक्शन वर्ड यूज करना है और कब हमें सब सेक्शन वर्ड यूज करना है, कब क्लोज कब सब क्लोज। तो पहले ये सीक्वेंस याद रखिए। सेक्शन, सेक्शन के अंदर क्या होते हैं? सब सेक्शन, सब सेक्शन के अंदर क्या होते हैं? क्लोजेस, क्लोजेस के अंदर सब क्लोजेस, फिर जी इनके अंदर आइटम्स और इनके अंदर सब आइटम्स। ठीक है, सेक्शंस, सेक्शंस के अंदर जो होगा उसे सब सेक्शन बोला जाएगा, सब सेक्शन के अंदर जो होगा क्लोज, सब क्लोज, आइटम, सब आइटम। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, सेक्शन 4 1 ए 1 ए 1। अब जी आप इसे कैसे रीड करेंगे?
कहता है जी सेक्शन नंबर 4 सब सेक्शन नंबर 1, सेक्शन 4 का सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1 का क्लोज ए, क्लोज ए का सब क्लोज 1, सब क्लोज 1 का आइटम नंबर ए और आइटम नंबर ए का सब आइटम 1। तो सेक्शन सब सेक्शन, क्लोज सब क्लोज, आइटम सब आइटम। क्या ये चीज क्लियर है? रीड करके देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको क्या बोलेंगे, बताइए क्या बोलेंगे इसे? सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 बोलेंगे, सेक्शन 1 क्लोज 4 बोलेंगे, सेक्शन 1 आइटम 4 बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे हम? देखिए इंटरेक्ट करेंगे तभी बात बनेगी। ये कुछ ऐसा नहीं है जो आपके सिलेबस का पार्ट है, ये तो सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दी जा रही है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हाँ जी रिकॉर्डिंग्स होगी और आपकी रिकॉर्डिंग्स ख़राब हो जाएगी, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जब आप इंटरेक्ट करेंगे तभी पता चलेगा कि आपको चीज़ें आ रही है समझ में या नहीं आ रही है। सेक्शन 1 इसे क्या बोलेंगे? सेक्शन के अंदर क्या होता है? सबसेक्शन। सबसेक्शन 1, ठीक है। अब सबसेक्शन 1 के अंदर तो कुछ नहीं है ना, उसके बाद तो क्या आ गया हमारे पास? सीधा सबसेक्शन 2, फिर सबसेक्शन 3, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 4। लेकिन सबसेक्शन 4 के अंदर आइटम्स है और चीजें है, ठीक है। तो जी सबसेक्शन के बाद क्या आता है हमारे पास? क्लोज। तो इसे क्या बोलेंगे हम? क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 1। बल्कि क्लोज के केस में ना 2 वर्ड यूज करते हैं, क्लोज ए टू सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 1। अगर आपको किसी को बताना है कि यार कंपनीज एक्ट 2013 जो कंपनीज पहले लॉ में रजिस्टर्ड थी उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। इनके ऊपर एप्लीकेबल है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो जो प्रीवियस कंपनी लॉ में कंपनीज रजिस्टर्ड थी उनके ऊपर भी ये लॉ एप्लीकेबल है। ये बात किसी को बतानी है तो सामने वाला पूछेगा भैया कहाँ लिखा हुआ है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे जी क्लोज ए टू सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 1 यहाँ लिखा हुआ है। तो भैया उसको ढूंढने में आसानी होगी, कहाँ लिखा हुआ है वो सबसेक्शन। वो सेक्शन 1 खोलेगा, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 4 देखेगा, सबसेक्शन 4 का सीधा क्लोज ए देखेगा, ठीक है। ये क्या है? क्लोज बी टू सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 1, क्लोज सी, क्लोज डी, क्लोज ई, ये सब किसके हैं? कहता है टू सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 1, ठीक है। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स लेके चलते हैं। सेक्शन 4 खोल रहा हूं जी मैं आपके लिए। तो जी ये तो है हमारे पास सेक्शन 4, इसे क्या बोलेंगे? सबसेक्शन। सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 के अंदर, अब ध्यान दीजिए, क्या सबसेक्शन 1 के अंदर कुछ है? डेफिनेटली, क्योंकि यहां नीचे 2 नहीं है, यहां ए आ गया। जब हम नीचे तक जाके देखते हैं तो पता चलता है ओहो 2 भी है, सबसेक्शन 2 है। इसका मतलब ये सबसेक्शन 1 के अंदर वाला कंटेंट है, ये सबसेक्शन 1 के अंदर वाला कंटेंट है।
तो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 ये क्या हो गया? Item close. क्लोज, Close. क्लोज, क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी, क्लोज डी, है ना? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? क्लोज डी टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4, ठीक है। लेकिन क्लोज डी के बाद हमने देखा, नीचे गए, ओहो क्लोज ई भी है यहां पर, तो इसका मतलब जो ये बीच का कंटेंट है ये सारा क्लोज डी के अंदर वाला कंटेंट है। जो बीच का कंटेंट है वो सारा क्लोज यहां से डी के अंदर वाला कंटेंट है। तो जी इसे क्या कहेंगे? क्लोज के बाद क्या आता है अंदर वाला कंटेंट? क्लोज के बाद Sub close. सब क्लोज। तो ये हो गया जी सब क्लोज 1 ऑफ क्लोज डी टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4। अब जी ठीक है, सब क्लोज 1 आ गया, सब क्लोज 2 आ गया। फिर हमने देखा यार ये तो सब क्लोज 2 के भी अंदर कंटेंट आ रहा है, ए और बी। अब ये ए क्या हो गया? Item. आइटम, आइटम नंबर ए। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे? हम कहेंगे सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लोज डी सब क्लोज 2 आइटम ए। ये आइटम ए हो गई और ये आइटम B. तो कुछ कुछ रीड करना आया, ठीक है। अब ये क्या है? कहता है जी ऊपर से मैच करो, ये तो क्लोज में आ रहा है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 का क्या ये क्लोज ई है ना? क्लोज ई के अंदर क्या जाएगा? सब क्लोज। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है कैसे रीड करना है हमें। लेकिन कभी कभी जो बीच की सीक्वेंस है ये वाली, हम इस बीच की सीक्वेंस को इग्नोर कर देते हैं और सीधा हम क्या रीड करते हैं? जैसे कंपनी की डेफिनेशन जब हमने देखी थी तो मैंने आपको कहा था सेक्शन 2 क्लोज 20। मैंने सबसेक्शन 20 तो नहीं कहा था ना उस केस में। मैंने क्या कहा था? सेक्शन 2 क्लोज 20। तो भैया ये क्या हुआ? क्लोज सेक्शन के अंदर तो सबसेक्शन आता है, सेक्शन के अंदर तो सबसेक्शन आता है। आपने डायरेक्ट क्लोज क्यों बोला? अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। जब हम ये देखिए, ये हमारा सेक्शन 4 है, हेडिंग क्या दे रखी है सेक्शन 4 की? मेमोरेंडम, ठीक है। सेक्शन नंबर, आगे हेडिंग, और उसके बाद सीधा डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। सीधा डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए सेक्शन नंबर, हेडिंग और सीधा डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? तो ऐसे केस में जनरल रूल, मतलब सेक्शन, फिर जी सब सेक्शन, क्लोज, सब क्लोज, इस तरह जनरल रूल। लेकिन जहां पर आपको दिखाई दे कि जी सेक्शन नंबर है, हेडिंग है
और बीच में कुछ कंटेंट है, एनी वर्ड, एनी लाइन, एनी कंटेंट, और उसके बाद डिवीजन स्टार्ट है। दोनों में डिफरेंस दिखाई दिया, जो ऊपर वाला केस है और नीचे वाला केस है, इन दोनों केसेस में डिफरेंस दिखाई दिया। कहते हैं यहां पर हमें क्या करना है, सेक्शन, और सेक्शन के बाद सीधा क्लोज, बाकी सीक्वेंस सेम चलेगी। क्लोज के बाद सब क्लोज, सब क्लोज के बाद आइटम, आइटम के बाद सब आइटम, बाकी सीक्वेंस सेम चलेगी। बस इस केस में वी ड्रॉप सब सेक्शन, हम सब सेक्शन खा जाते हैं। ध्यान से देखिए, सेक्शन नंबर है, हेडिंग है, और बीच में डिवीजन से पहले कुछ कंटेंट है। मैंने कहा चाहे कोई वर्ड हो, चाहे कोई लाइन हो, चाहे किसी भी तरह का कंटेंट है, और उसके बाद डिवीजन शुरू है। तो ये फर्स्ट केस है या सेकंड केस है? सेकंड केस है। तो यहां पर मैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 नहीं बोलूंगा, सेक्शन 2 क्लोज 1 बोलूंगा। ठीक है, इसे कैसे पढ़ेंगे? ये क्या है ये? पूरा बोलिए, पूरा कैसे पढ़ेंगे? सेक्शन 3 आगे सेक्शन 1 क्लोज। सब सेक्शन क्यों बोला आपने? क्योंकि यहां सेक्शन नंबर और हेडिंग के बाद डायरेक्टली डिवीजन शुरू है, बीच में कोई कंटेंट नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी, फिर उसके बाद सब सेक्शन 2 का क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी। ठीक है सर, ये बीच में ये क्या दे रखा है, इनको कैसे पढ़ेंगे? इन्हें हम कहते हैं प्रोविजो। क्या बोलते हैं? सेक्शंस में प्रोविजो दे रखे होते हैं। प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजो, ये एक तरह की एडिशनल कंडीशन होती है। एक तरह की एक्सेप्शन हो सकती है। ठीक है, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, हमें क्या कहा गया सेक्शन 3 में बताया गया कि भैया अगर आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है तो भैया 3 ही तरह की कंपनी रजिस्टर हो सकती है कंपनी लॉ में। या तो पब्लिक कंपनी रजिस्टर हो सकती है, या प्राइवेट कंपनी रजिस्टर हो सकती है, या 1 पर्सन कंपनी रजिस्टर हो सकती है। कंपनी लॉ में 3 ही तरह की कंपनी रजिस्टर हो सकती है। इन्होंने कहा जी पब्लिक कंपनी रजिस्टर करवानी है आपको
तो कम से कम 7 लोग ज़रूरी है इनिशियली। अगर प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करवानी है आपको तो कम से कम 2 लोग ज़रूरी है इनिशियली एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। और 1 पर्सन कंपनी का तो नाम अपने आप में बता रहा है कि एक ही इंसान ज़रूरी है अपने आप को एज 1 पर्सन कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए। ठीक, इन्होंने कहा जी कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी इनिशियल लोग मिलकर कंपनी बना रहे हैं वो अपनी डिटेल्स देंगे। दे शैल सब्सक्राइब देयर नेम राइट एंड कंप्लाई विद द अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा लेकिन प्रोवाइडेड दैट, लेकिन प्रोवाइडेड का मतलब लेकिन, सिंपल सा वर्ड याद रखिएगा। प्रोविजो का मतलब लेकिन, लेकिन the MOA of 1 person company shall indicate the name of other person। कहता है 1 पर्सन कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है वो एक और बंदे का नाम लिखेगा जिसे उसका नॉमिनी कंसीडर किया जाएगा। अभी डिटेल में नहीं जा रहे, अभी मैं सिर्फ लॉ को पढ़ने का आपको मतलब बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है। तो ये लेकिन नंबर 1, लेकिन नंबर 1, ये लेकिन नंबर 2, ये लेकिन नंबर 3, ये लेकिन नंबर 4, ठीक, लेकिन नंबर 5। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे यहां पर जो बता रखा है उसे रेफर करना है तो मैं कैसे करूंगा? मैं कहूंगा प्रोविजो। कौन सा प्रोविजो? कहता है 5th प्रोविजो। कितने प्रोविजो हो गए? 5, 1 2 3 4 और ये 5th है। 5th प्रोविजो टू सबसेक्शन 1। 5th प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 क्या बताता है हमें? That any change in the name of the person shall not be deemed to be the alteration of MOA। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रोविजो। लेकिन प्रोविजो 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 देखिए ये क्या है? प्रोविजो। लेकिन इन्होंने पहले क्या बताया सबसेक्शन 5 में? इन्होंने कहा कि जब आप एप्लीकेशन आरओसी के पास सबमिट करवाएंगे अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए, तो जी सबसे पहले आपको अपना नेम रिजर्व करवाना है कंपनी का। ठीक, तो जी जब भी आप आरओसी को अप्रोच करेंगे, आरओसी को लगता है कि भाई जो नेम आपको चाहिए अपनी कंपनी के लिए वो नेम आप ऑप्ट कर सकते हैं, तो आरओसी वो नेम 20 डेज के लिए आपके लिए रिजर्व कर देगा। भाई इस नेम से आप 20 दिन के अंदर अंदर कंपनी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। अगर आपने 20 दिन में अपनी कंपनी नहीं बनाई इस नेम से, तो फिर ये नेम हम किसी और को दे सकते हैं, कोई और ले लेगा ये नेम। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो एडिशनल फी देकर नाम ज़्यादा टाइम के लिए रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये लेकिन होता है। अब मैं इसे कैसे पढ़ूंगा? मैं कहूँगा प्रोविजो टू सबसेक्शन 5। एक ही प्रोविजन है ना, या तो एक से ज़्यादा नहीं है, तो प्रोविजन नंबर नहीं बोलूँगा, प्रोविजो टू सबसेक्शन 5। वहाँ पर बहुत सारे प्रोविजन थे तो मुझे प्रोविजन नंबर बोलना पड़ रहा था। 5th प्रोविजो टू सबसेक्शन 1, है ना। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, जब फर्स्ट प्रोविजो होता है वहाँ लिखते हैं प्रोवाइडेड दैट, सेकंड प्रोविजो प्रोवाइडेड फर्दर, बाकी जितने भी है 3rd 4th 5th सब में क्या लिखते हैं? प्रोवाइडेड ऑल्सो, प्रोवाइडेड ऑल्सो। क्या प्रोविजो को पढ़ सकते हैं? प्रोविजो नंबर पढ़ सकते हैं? और प्रोविजो का मतलब क्या होता है वो चीज क्लियर है?
क्या काम Yes, करता है sir. प्रोविजो? लेकिन का, बीच में टांग अड़ाने का, बुआ का। मतलब आप कुछ भी कह दो, जैसे बुआ बीच में टांग जोड़ अड़ाती है, नहीं नहीं लेकिन ये तो होना ही चाहिए, लेकिन वाला काम, बुआ वाला काम प्रोविजो का। ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए, ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। प्रियम्बल ने कहा अगेन वही कि वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो जी किस लिए ये एक्ट लाया गया है? क्योंकि हमें लगता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो लॉ है उसको डिफाइन करना और अमेंड करना जरूरी है, इसलिए हम एक लॉ लेके आ रहे हैं जो कि पूरी इंडिया पर एप्लीकेबल होगा विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है जी। फिर जी पहला सेक्शन वही है हमारे पास, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। अच्छा यार, सेविंग, सेविंग का क्या मतलब होता है? किसी भी एक्ट में अगर आप सेविंग वर्ड देखेंगे, इसका क्या मतलब होता है? सेविंग्स, देखिए जब भी कोई नया लॉ आता है तो जी पुराना लॉ रिपील होता है। रिपील्ड का मतलब क्या हुआ? खत्म। जब पुराना लॉ खत्म होगा तभी तो नया लॉ आएगा, राइट। और जब भी कोई नया लॉ आता है तो जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं मे गेट अफेक्टेड। बाकी लॉज में जो प्रोविजंस दे रखे हैं हो सकता है उनके ऊपर भी इफेक्ट आए। तो सेविंग्स के अंदर ये बताया जाता है कि भैया जो नया लॉ हम लेके आए हैं उसकी वजह से पुराने लॉ के कौन से हिस्से को अभी भी हम बचा के रख सकते हैं या हम बचा के रख रहे हैं, या नए लॉ के ऊपर क्या जो मतलब एग्जिस्टिंग लॉज है उनके ऊपर इस न्यू लॉ का क्या कोई इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। सेविंग्स, ठीक है। जैसे यहां पर ध्यान से पढ़िएगा, इन्होंने कहा कि नथिंग हेयर इन कंटेंट, इस लॉ के अंदर कुछ भी दे रखा हो उसकी वजह से किसी और स्टैट्यूट पर, एक्ट पर, रेगुलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इस लॉ को लाकर हम किसी और स्टैट्यूट को, एक्ट को, रेगुलेशन को रिपील नहीं कर रहे हैं, ना ही हम किसी यूजेस, किसी कस्टम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही हम कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड किसी और एक्ट में अगर कोई प्रोविजंस दे रखे हैं तो उनको अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सेविंग्स दे रखा होता है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज मैंने आपको बता ही दिया। जैसे आज के न्यू लॉज में, ये तो देखिए बाबा आदम के जमाने का लॉ है ना 1872, आज के न्यू लॉज में जो डेफिनेशन वाला सेक्शन होता है पहले इंटरप्रिटेशन क्लॉज कहा जाता था, मतलब वो ये डेफिनेशंस। अच्छा यहां पर एक चीज और देखिए, हो सकता है लॉ के अंदर आपको इलिस्ट्रेशंस दे रखी हो, जैसे यहां पर इलिस्ट्रेशन दे रखी है अपनी बात को समझाने के लिए। सेक्शन में जो कंटेंट दे रखा है, इस सेक्शन में जो कंटेंट दे रखा है उस कंटेंट को समझाने के लिए हो सकता है इलिस्ट्रेशंस दे रखी हो। तो जी अगेन कहता है मेन लॉ तो यही है, मेन लॉ को क्या है ये सेक्शन, मेन लॉ तो सेक्शन है, इलिस्ट्रेशंस तो खाली मेन लॉ को समझाने की कोशिश की जा रही है। इलिस्ट्रेशन में जो भी लिखा हुआ है वो मेन लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता। इसका मतलब इलिस्ट्रेशन में अगर कुछ गलत लिखा हुआ है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो मेन लॉ से अलग है, तो भैया मेन लॉ ही सुपरसीड करेगा। इलिस्ट्रेशंस कभी भी मेन लॉ को सुपरसीड नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा जी आपको एक्सप्लेनेशंस पा सकती है। ये देखिए एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन क्या होता है? कहता है जी हेल्प करने के लिए,
कि भैया अगर ये चीज़ यहाँ पर हमें लगता है चीज़ क्लियर नहीं है तो उसको नीचे एक्सप्लेन कर दिया गया कि आप इस चीज़ को ऐसे कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो अगेन कहता है ये भी एडिशन है, मेन लो तो सेक्शन है, सेक्शन। अगर एक्सप्लेनेशन में कुछ भी ऐसा है जो कि सेक्शन से मैच नहीं कर रहा, कंसिस्टेंट नहीं है विद द सेक्शन, तो भैया सेक्शन का जो कंटेंट है दैट शैल ऑलवेज ओवरराइड। एक्सप्लेनेशन है, इलिस्ट्रेशंस है, शेड्यूल्स है, अटैचमेंट्स है, कहता है ये कभी भी मेन लो को ओवरराइड नहीं कर सकती, सेक्शन के कंटेंट को ओवरराइड नहीं कर सकती। क्या ये चीज क्लियर है? कुछ कुछ समझ में आ रहा है कैसे हमें लो पढ़ना है, कैसे सेक्शंस को, सब सेक्शंस को, क्लोज को कंसीडर करना है, कैसे शेड्यूल्स को कंसीडर करना है, शेड्यूल्स के पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक, अब जी जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि देखिए एक्ट पास करना लेजिस्लेचर का काम है, लॉ बनाना लेजिस्लेचर का काम है, लेकिन रूल्स बनाना गवर्नमेंट का काम है ना। तो जी कंपनी लॉ के अंदर ध्यान से देखिए, कहता है हर चैप्टर के लिए रूल्स लाए गए हैं। जैसे चैप्टर नंबर 2 क्या है, कहता है जी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंशियल देयर टू। चैप्टर नंबर 2 ने हमें बताया कि अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें बताया कि भैया कौन सी कंपनी इनकॉर्पोरेट की जा सकती है। फिर जी हमें कहा गया जी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो 2 डॉक्यूमेंट्स बनाने बड़े ज़रूरी है, एमओए एओए। फिर जी हमें एमओए एओए का इफेक्ट बताया गया। फिर हमें कहा गया जी एमओए एओए और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आरओसी के पास पहुंचिए। देखिए जी अब ध्यान से सेक्शन 7 क्या कह रहा है। सेक्शन 7 कह रहा है देयर शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन हुज जुरिसडिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड। मतलब आरओसी के पास आपको क्या फाइल करना है, एमओए एओए ऑफ द आरटी ऑफ द कंपनी ड्यूली साइंड। ठीक है जी। अ डिक्लेरेशन बाय द एडवोकेट, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। क्या डिक्लेरेशन देनी है, ध्यान से देखिएगा क्या डिक्लेरेशन देनी है। कहता है जी डिक्लेरेशन ये देनी है दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन हैव बीन कंप्लाइड विद। कि जी जब हम कंपनी आपके पास रजिस्टर करवाने आ रहे हैं तो हमने लॉ के सारे प्रोविजंस कंप्लाई किए हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए हैं ये एज पर लॉ बनाए हैं, और जो भी लॉ ने रिक्वायरमेंट कही थी ये कम से कम इतने लोग होने जरूरी है, ये जो भी रिक्वायरमेंट्स कही थी वो सारी रिक्वायरमेंट्स हमने फुलफिल करी है। ये हमारी तरफ से हम डिक्लेरेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट को, आरओसी को। अच्छा जी कौन से मतलब किस फॉर्मेट में डिक्लेरेशन देनी है तो बता दीजिए। तो फॉर्मेट कहाँ बताया जाएगा, रूल्स में। कहाँ बताया जाएगा, रूल्स में। डिक्लेरेशन देखिए ध्यान से, खुल जाओ बाबू। देखिए तो हमें एक फॉर्मेट दे दिया गया, इस फॉर्मेट में आप डिक्लेरेशन दीजिए, और इस फॉर्मेट का एक नाम दे दिया गया फॉर्म नंबर INC 8। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी से ही बात करूंगा डिक्लेरेशन के बारे में कि यार ऐसी कोई डिक्लेरेशन देनी होती है, वो क्या है किस फॉर्मेट में देनी है, मैं कहूँगा जो एमसी की वेबसाइट पे जा वहाँ से फॉर्म नंबर INC 8 डाउनलोड कर ले, वो फॉर्मेट है किस फॉर्मेट में डिक्लेरेशन देनी है। तो जब हम किसी फॉर्मेट को नाम दे देते हैं, फॉर्म नंबर INC 8 नाम दे दिया हमने फॉर्मेट को, तो उसको सर्च करना आसान हो जाता है, रेफर करना आसान हो जाता है। इसलिए हर तरह के फॉर्मेट को हमने नाम दे दिया और उसको फॉर्म कह दिया, फॉर्म। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कहां पर बता रखा है हमें ये सारी चीजें। अभी अब फिर हमें कहा गया कि जी कंप्लीट डिटेल देनी है, जो भी लोग कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं उनकी कंप्लीट डिटेल देनी है। कहता है नेम इंक्लूडिंग सरनेम, फैमिली नेम, रजिस्टर्ड एड्रेस, नेशनैलिटी, सच अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द सब्सक्राइबर टू द MOA अलोंग विद द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। सर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हम क्या दे सकते हैं, बहुत सारे प्रूफ होते हैं, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, तो हमें क्या देना है, तो कहाँ बताया जाएगा ये।
लॉ ने तो हमें बता दिया कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे करना है कहाँ बताया जाएगा, रूल्स में बताया जाएगा। तो जी हर चैप्टर के लिए अलग से रूल्स लाए गए कंपनी लॉ में, बहुत सारे रूल्स हैं, जितने चैप्टर्स उतने रूल्स, उससे भी ज़्यादा रूल्स हैं। देखिए चैप्टर 1 के लिए कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशंस डिटेल्स रूल्स 2014। फिर जी चैप्टर 2 के लिए कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। अब जी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 के अंदर इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सारे रूल्स लाए गए। ठीक है, अब जी हमें देखना है कि हमें क्या क्या पर्टिकुलर्स फाइल करने हैं। जैसे हमें कहा गया ना कि अपना नाम बताइए, सरनेम बताइए, क्या क्या पर्टिकुलर्स फाइल करने हैं। तो यहाँ पर बड़ा डिटेल में दिया गया रूल्स में कि क्या क्या पर्टिकुलर्स फाइल करने हैं। और अगर हम आइडेंटिटी प्रूफ की बात करें तो क्या आइडेंटिटी प्रूफ हमें देना है। देखिए आइडेंटिटी प्रूफ, अगर इंडियन नेशनल है तो क्या आइडेंटिटी प्रूफ चल जाएगा, वोटर आईडी कार्ड चल जाएगा, पासपोर्ट की कॉपी चल जाएगी, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा। ठीक है, अगर फॉरेन नेशनल कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है इंडिया में तो जो उसका पासपोर्ट ही आइडेंटिटी प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। तो जितनी भी डिटेल्स होती है वो सारी कहाँ दे रखी होती है, प्रोसीजर्स जो होता है वो सारा कहाँ दे रखा होता है, या जो भी फॉर्म हमें फाइल करनी है बनानी है वो सब कहाँ दे रखे होते हैं, कहता है रूल्स में दे रखे होते हैं। और कंपनीज एक्ट 2013 में जैसे मैंने आपको बताया हर चैप्टर के लिए अलग से रूल्स हैं, जितने चैप्टर उतने रूल्स। काफ़ी लंबा चौड़ा लो है, अच्छा खासा टाइम लगता है ये पढ़ने में। CSET लेवल पे तो बहुत थोड़ा आपको पढ़ना है, असली तो CS एग्जीक्यूटिव लेवल पर पढ़ना है आपको। ठीक है, मतलब कंपनी लॉ से ज़्यादा टाइम तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लग जाएगा, जो कि बहुत छोटा लॉ है एज़ कम्पेयर टू कंपनी लॉ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा एज़ पर योर सिलेबस, और कंपनी लॉ तो बहुत थोड़ा सा पढ़ना है आपको। अब जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो मैंने कहा यहाँ पर हम सेक्शन वर्ड यूज़ नहीं करते, यहाँ हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, आर्टिकल। ये क्या है जी, आर्टिकल नंबर 1। ये क्या है, आर्टिकल नंबर 2। तो यहाँ पर हम आर्टिकल, सब आर्टिकल्स ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स, सब आर्टिकल्स, क्लोज, सब क्लोज। यहाँ पर चैप्टर्स में डिवाइडेड नहीं है लॉ, बल्कि पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स।